जी, तो क्लास का आगाज करते हैं। पहले आपसे कुछ बात करनी है। एक आपके पास कोर्स है मेटा ये एक आपके पास कोर्स है जो कि कोर्सरा, आई थिंक आप सब जानते होंगे कोर्सरा क्या है। ठीक है, हाँ अच्छा। तो अगर आप इसको गौर करें तो ये जो कंपनी आपको पढ़ा रही है वो मेटा है, और मेटा बेसिकली फेसबुक का ही दूसरा नाम है। सही है, तो इसमें रिएक्ट का भी एक पार्ट है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, गो थ्रू करता हूँ कि क्यों हम आपको कहेंगे कि आप इसको पढ़ें। तो जरा सोचेंगे, रिएक्ट बनाई फेसबुक वालों ने और वही ये इस कोर्स में रिएक्ट पढ़ा भी रहे हैं, तो मतलब जिसने बनाई है वो सबसे बेटर वही पढ़ा सकता है। सही है, तो पहला तो एक तो फायदा ये है, लेकिन उससे दूसरा बड़ा फायदा क्या है कि ये मेन कोर्स है मेटा फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। यहां पे आप देख रहे हैं कि आपके पास फाइनेंशियल एड का ऑप्शन है। सही, लेकिन ये जो बेसिकली कोर्स है ये डिवाइडेड है कुछ छोटे कोर्सेज में। अगर आप नीचे आएंगे तो देयर आर 9 कोर्सेज इन दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो कोर्स नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू फ्रंट एंड। सुनने में लग रहा है कि बहुत सिंपल सिंपल चीजें होंगी, लेकिन अगर आप इसका कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे तो शुरू में तो तकरीबन वो वही बातें करेगा जो कि हमने पढ़ी थी और की थी, कि जैसे कि आपका VS कोड वगैरह आपको दिखाएगा। सही है, कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, डॉम कैसे काम करता है, वो सब कुछ आपको बताएगा कि वेबसाइट जो है वो कोड को कैसे लोड करती है, HTML CSS कैसे चलाती है। तो पहले पार्ट में वो ये बताएगा। अगर नीचे आप आएंगे तो दूसरे पार्ट में वो इंट्रोडक्शन टू HTML CSS है, ये आपको हलवा लगेगा क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद है UI फ्रेमवर्क्स। इसमें वो किसकी बात कर रहे हैं? बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की। सही है, तो ये इसमें बूटस्ट्रैप ग्रेड और उसके बाद रिएक्ट का इंट्रोडक्शन है। सही है, और यहां पर ये पहला कोर्स खत्म करता है। ये अभी पहला कोर्स है, इसके 9 टोटल कोर्सेज हैं। सही है, इस सर्टिफिकेट के ये शुरू में सिर्फ बेसिक है, ये पूरा एक कोर्स है। यार डार्क का ऑप्शन नहीं है या फिर इसको सिलेक्ट करने में इसका डार्क का, लेकिन मैं चलो अभी वो कोड खुलेगा तो उस पर आपको सही दिखेगा। अभी ये जस्ट दिखाना है। नहीं नहीं, इस पे ये डेट आप बाद में भी आ जाएं, कोई इसमें इश्यू नहीं होता। ये वीडियो सिर्फ डालना शुरू कर देते हैं, उसी उसका बता रहे हैं। डेट है ना क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया। सर आप एक दिन सर आप क्लियर करें मतलब सर्टिफिकेट का एक डेट नहीं, सर्टिफिकेट ये इनके क्विजेस होते हैं, छोटे मोटे क्विजेस होते हैं, बड़े आसान होते हैं। एक दफा गलत आ जाए दोबारा से रीटेस्ट कर लो। ये इजी होते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, टेस्टों का ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन अब कोर्स 1 में आपने देखा क्या क्या था, अब आप कोर्स 2 देखें वो किस पे डायरेक्ट आ गया? प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट। तो दूसरे कोर्स में डायरेक्टली वो जावास्क्रिप्ट पे आ गया है। अगर आप जावास्क्रिप्ट का सिलेबस देखें तो जावास्क्रिप्ट को शुरू कर रहा है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन है बेसिकली, प्रोग्रामिंग हम करते कैसे हैं, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, टाइप्स और ये सब जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। उसके बाद टेस्टिंग, और आखिरी में एंड ऑफ कोर्स ग्रेडेड असेसमेंट। अब ये मैंने तो बड़े आराम से बता दिया, लेकिन ये एक एक जो टॉपिक था ये 5-5 घंटों की वीडियोस हैं।
सही है। इसमें वीडियोस थोड़ी कम होती हैं, 1.5 घंटे की 2 घंटे की वीडियोस होती हैं। उसके बाद ना रीडिंग मटेरियल होता है, वो कहता है इसको थोड़ा रीड कर लो। एक टॉपिक होता है, उसको ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आपको रीडिंग मटेरियल दिया हुआ होता है, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ होता है मार्क एज कंप्लीटेड। तो वो बस आपके ऊपर होता है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ये आपके ऊपर। वीडियो जो होती है वो फाइनल में जाके वो मार्क एज कंप्लीट होता है। सही है, देखनी फुल चाहिए, लेकिन अगर उसका भी अगर आप जुगाड़ निकाल लेते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक एक मेजर टेस्ट होता है, क्विज़ेस होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो वर्जन कंट्रोल बेसिकली ये गेट की बात कर रहा है। वर्जन कंट्रोल भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपको बहुत डीपली पढ़ा रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो वो अच्छा खासा, ये भी लेंथी कोर्स है। उसके बाद है HTML CSS इन डेप्थ। अब क्योंकि ये कोर्स है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, सही है, तो मैंने जब HTML CSS हम खासतौर पर जब पढ़ रहे थे तो मैं बता रहा था कि भाई CSS में एक बंदा अच्छा होने में उसको सालों लगता है। तो इस वाले कोर्स में ये लोग इसको अब ज्यादा डिस्कस करेंगे कि CSS की क्या प्रैक्टिसेस है और उस पर कैसे काम किया जाता है। अगर आप इसका अगेन सिलेबस देखें, अगर आपने HTML CSS थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है ना तो आपको ज्यादा मसला नहीं होता। अगर आप यहां पर देखें तो कैनवस एलिमेंट, इसको भी डिस्कस किया हुआ है। अब ये इंटरैक्टिव CSS है, CSS ग्रिड, केस स्टडी, सही है, टेक्स्ट इफेक्ट्स, एनिमेशन एग्जांपल्स, हैंडलिंग एरर्स, उसके बाद ग्रेडेड असेसमेंट। तो इस तरीके से इसके बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं। तो कोर्स नंबर 5 है आपका कौन सा, रिएक्ट बेसिक्स। अब रिएक्ट बेसिक्स में जरा हम देखते हैं कि वो बेसिक्स बोल किसको रहा है, क्योंकि अब याद हो तो शुरू में से इंट्रोडक्शन में भी रिएक्ट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया था। अगर हम इसको नीचे जाते हैं, इसका सिलेबस चेक करते हैं, तो पहले में वो क्या पढ़ा रहे हैं, रिएक्ट कंपोनेंट्स, सही है। इसमें योर फर्स्ट कंपोनेंट, क्रिएटिंग एंड इंपोर्टिंग कंपोनेंट, पासिंग प्रॉप्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स। आई थिंक ये आप कर चुके हैं सिवाय प्रॉप्स के, सही है, जो कि आज की क्लास में बेसिकली टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये इसका पार्ट है। उसके बाद है डेटा इन स्टेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी मैंने आपको बताया था कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद है नेविगेशन, अपडेटिंग एंड एसेट्स इन रिएक्ट जेएस। आप थोड़ा जब रिएक्ट में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक टॉपिक आएगा रिएक्ट राउटर डॉम, सही है, ये उसकी बात कर रहा है। जो बैच 1 वाले उनको तो पता होगा रिएक्ट राउटर डॉम आता है। उसके बाद है योर फर्स्ट रिएक्ट ऐप और खत्म, सही है। नीचे फिर है एडवांस्ड रिएक्ट, अभी तो कहानी आसान थी, सही है। इसमें फिर हम सिलेबस पे आते हैं, अब देखते हैं एडवांस में आपको क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एडवांस्ड रिएक्ट का कोर्स कंटेंट ही नहीं बताया हुआ, हाइड किया हुआ है। अब पता नहीं एडवांस्ड को वो लोग शो नहीं करना चाह रहे कि वो लोग क्या पढ़ाएंगे। नहीं, पेड तो सारे ही हैं। फ्रंट एंड डेवलपर कैपस्टोन, अब यहाँ पर आके वो आपको ये बताएंगे कि आप लोगों ने जो टेक्नोलॉजीज यूज कर ली हैं अब उनको कैसे यूज किया जाना चाहिए, या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और फाइनल जो मुझे अच्छी बात लगी, ये आखिरी कोर्स उन्होंने किस चीज का रखा हुआ है, कोडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन, सही है। कि लास्ट उनका कोर्स ये है कि ठीक है आपने HTML पढ़ ली, आपने CSS पढ़ ली, आपने रिएक्ट पढ़ ली, एंड ऑफ द डे वो आपको बता रहे हैं कि भाई कोडिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं इंटरव्यूज में, सही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इसमें भी इसका नहीं बताया हुआ ये क्या इसमें पढ़ाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है अगेन मेटा है यानी कि फेसबुक है तो हल्की चीज तो नहीं होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये है पेड। अगर आप इस कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में जाएंगे, बल्कि ये मेन कोर्स है, ये वाला मेटा फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अगर आप नीचे आएंगे तो ये क्या करें, एनरोल फॉर फ्री और स्टार्ट्स फ्रॉम August 15 एंड फाइनेंशियल एड अवेलेबल।
जब भी फाइनेंशियल एड अवेलेबल लिखा हुआ हो ना तो समझ जाओगे वो कोर्स क्या है, पेड है। तभी तो उसने फाइनेंशियल एड का ऑप्शन दिया है कि वो पेड है। अब ये फ्री क्यों कह रहा है? वो फ्री में क्या करता है कि वो फ्री में आपको बोलता है आप वीडियोस देख लो, आप रीडिंग जो मटेरियल है वो भी पढ़ लो, लेकिन हम आपका क्विज नहीं लेंगे। कि क्विज क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप हमारी वीडियोस देख लो। हाँ, आई थिंक हर टॉपिक का कोर्सरा जो है वो हर टॉपिक के एंड में एक छोटा सा क्विज लेता है, फिर आखिरी में एक और, हर मेजर कोर्स जो होता है ना उसके एंड में फिर एक और टेस्ट लेता है छोटा सा, 10 क्वेश्चन होते हैं। मतलब पहले में छोटे वाले में 5 होंगे तो दूसरे वाले में 10 होंगे। तो ऐसे करके वो पूरे कोर्स को वाइंड अप करता है। फिर जब फर्ज करें पूरा का पूरा कोर्स खत्म करेंगे तो हो सकता है 25 क्वेश्चन का एक बड़ा क्विज हो फाइनली, फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अलॉट होता है। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अच्छी चीज है। अगर ये मेटा का भी सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है तो आप लिंक्डइन में बड़ा बड़ा लिख सकते हैं कि मेरे पास मेटा का रिएक्ट डेवलपर का सर्टिफिकेट है या फ्रंट एंड डेवलपर का सर्टिफिकेट है। अच्छा, इसमें यूआई यूएक्स के कॉन्सेप्ट भी हैं, शायद अगर आपने इसमें पढ़ा हो तो यूआई यूएक्स का कोर्स भी है। अगर आप शो ऑल करें रिएक्ट बेसिस एडवांस रिएक्ट, ये लो प्रिंसिपल्स ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइन। अब ये जो कोर्स है ना ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइन में वो आपको ये बताएगा कि आप एक वेब पेज डिजाइन करते हुए डिजाइन प्रिंसिपल्स कौन कौन से ध्यान में रख सकते हो। सही है, ताकि आपकी वेबसाइट गोला गंडा ना बने। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छा कोर्स है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन पैसे नहीं है। सही है, सीधी बात। अभी ये 22,000 एनरोल्ड, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अगस्त 15 को है इसकी डेट। ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब फाइनेंशियल एड हम क्या करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम फ्री में कोर्स उठाने की कोशिश करेंगे। सही है, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। उसमें आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले आते हैं, लिखते हैं फाइनेंशियल एड अवेलेबल, आपसे पूछेगा कि भाई आप साइन इन हो जाओ। पहले किसी ने किया है? लेकिन पेड जब कोर्सेज तक मैं पहुंचा देखा पेड है, मैं पीछे हट गया। हाँ सही है। सही है, यहाँ पे आपने, अब मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब लॉग इन हुआ तो मैं फाइनेंशियल एड पे मैंने क्लिक किया। सही है, आप नीचे कर देते हो कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन। कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन में आके, अबे कहाँ गया यार, यहाँ पर इसकी ये रूम बड़ा खराब हुआ है। कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन। तो अब ये पहले कह रहा है कि विच कोर्स वुड यू लाइक टू अप्लाई एड टू। अब इसके कितने कोर्सेज हैं टोटल? 9। इसका मतलब है कि हर कोर्स के लिए आपको अलग अलग फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। ठीक है, तो वो भी चला गया, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, हम हर बार फाइनेंशियल एड करेंगे। सही, तो हमने सिलेक्ट किया, हमें पहले वाले पे फिलहाल चाहिए इंट्रोडक्शन टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट पर आने के बाद आपसे ना ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहले आप व्हाट्स योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आप हाई स्कूल कह दें या कुछ भी कह दें। पेड तो नहीं मांगता। नहीं कुछ नहीं मांगता। उसके बाद आपसे पूछता है कि व्हाट्स योर एनुअल इनकम, तो आप लिख दें 0 क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब स्टेटस में आप लिखें स्टूडेंट। अब ये जस्टिफाई हो गया कि क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपकी इनकम 0 है। सही, क्योंकि स्टूडेंट की इनकम नॉर्मली 0 समझी जाती है कि वो कुछ कमाता नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें, वैसे इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, वैसे आपने 0 लिख दिया है। अब पूछ रहे हैं व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड। सही है, अब उसके लिए हमने क्या किया है कि एक पूरा ना सिस्टम बना के रखा हुआ है। सही है, आई बिलोंग टू द वेरी पुअर फैमिली एंड आई हैव टू सपोर्ट द फैमिली बाय वर्किंग फुल टाइम बट आई वांट टू अपग्रेड माई सेल्फ और फलाना ढिमकाना फलाना ढिमकाना। सही है, तो मैं ये क्या करूंगा कि ये ना आप लोगों को ये दोनों मैसेजेस दे दूंगा और आपने बस इसको कॉपी पेस्ट करना है, छापना है। ठीक है, कुछ नहीं होता, उनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। हाँ, ये भी आप कर सकते हो। अब पहला वाला ये ना, ये शॉर्ट आंसर है, ये शॉर्ट आंसर है। नीचे कितने मांग रहे हैं? 150 वर्ड्स। सही है, जहां पे वो रुक जाए ना वहां पे लाइनें काट देना।
चलो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई हैव नो मनी फॉर सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स। हाँ हाँ, अब ये अच्छा ये मिनिमम कह रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं ये वाला कॉपी कर सकता हूँ। तो मैंने ये कॉपी किया। अब बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जिसने भी लिखा है ये पता नहीं किसने लिखा है, मैं खुद उठा के लाया हूँ। क्या क्या ये वो सिंपल उसका स्पेलिंग्स वगैरह चेक हो रही हैं। क्या ग्रामर जो है, ग्रामर नहीं, ये सिंपल वो उसका है, क्रोम का है, उस पर थोड़ी सी ग्रामर सही कर लें। ठीक है, ये बिकॉज उसने ये वाला लिखा है भाई, जो भी है बहुत अक्लमंद इंसान है, उसको लगा कि वो कोई किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, लेकिन चलो बेचारे ने इतना बड़ा लिखा तो है। अब वो सही है वो यूएसडी सही है। एक और चीज़ है मेरे ख्याल से ये, अब खुल गया नेक्स्ट। सही, अब आप नेक्स्ट पे आओ। अब ये पूछ रहा है हाउ मच कैन यू पे फॉर द सिलेक्टेड कोर्स, आप बोलो 0। सही है। अब पूछ रहा है हाउ विल योर सिलेक्टेड कोर्स हेल्प विद योर गोल्स, अब ये दूसरा वाला जवाब है, तो मेरे पास दूसरा जवाब भी तैयार पड़ा है। नहीं नहीं, मैं उसी में भेज देता हूँ, गूगल क्लासरूम में उठा लो वहां से। सही है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये आई एम शेयरिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल सच है। आई कमिट टू फिनिशिंग माई कोर्सेरा ऑनलाइन, बिल्कुल करेंगे। अब ये कह रहा है आई एग्री टू द टर्म्स अबव, आपने बस इस लाइन को कॉपी करना है, ये जो लिखी हुई है, और इसमें आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लिखे आई एम नॉट अ रोबोट, और नीचे क्लिक कर देना है रिव्यू। सही है। उसके बाद है सबमिट एप्लीकेशन, मतलब आपको बता रहा है कि भाई आपने सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए, आपने लिख दिया सबमिट एप्लीकेशन। सही है, तो सक्सेस वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। इसको तकरीबन 15 दिन लगते हैं। 15 दिन के बाद आपकी ईमेल पर इसकी ईमेल आ जाती है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फाइनेंशियल एड, और बहुत आसानी से मिल जाता है। मेरे खुद के कोर्सरा में 30-40 कोर्सेज की फाइनेंशियल एड लगी हुई है। सही है, वो मैंने कभी तक कंप्लीट नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन कुछ कर लिए थे मैंने, कुछ अभी तक रहते हैं। हाँ, सब पे मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे याद आता है यार ये टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, मैं कोर्सेरा पे उसका नाम सर्च करता हूँ, मुझे उसका कोर्स मिल जाता है, मैं उसका फाइनेंशियल एड अप्लाई कर देता हूँ। 15 दिन के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मैंने किसी कोर्स पे किया था। नहीं रहती है। सही है। अब यहाँ पर आपको क्या देगा, ऑडिट कोर्स। अब देखिए 15 दिन तक आप सब्र तो नहीं करेंगे, ये पहले नहीं होता था। सही, ये पहले नहीं होता। पहले क्या करते थे कि कहते थे कि गलती से भी आपने कोर्स खोल दिया ना, ये वो फ्री वाला नहीं शुरू में दिखा रहा है इनरोल फॉर फ्री, आपने गलती से भी इनरोल फॉर फ्री कर दिया ना, तो उस आईडी से उस कोर्स पे फिर दोबारा फाइनेंशियल एड नहीं होती। पहले ये होता था, अब इन्होंने बदल दिया है। अब आप एप्लीकेशन भेजो तो आपको फाइनली क्या देता है, ऑडिट कोर्स। अब आप ऑडिट कोर्स पे जाते हो, नहीं, जब आप ऑडिट कोर्स पे जाओगे ना तो बेसिकली आपको पूरा कोर्स खोल के दे देगा। अब देखो सामने से ये पूरा आपको वीडियोस बता रहा है कि वीक 1 में क्या पढ़ना है, वीक 2 में क्या पढ़ना है, वीक 3 में। वैसे ये वीक 2 कह रहा है आप इसको एक ही दिन में सब पढ़ लो। सही है, ये तो आपको मैं ऐसे ही बता रहा है। शुरू में सारा थोड़ा बहुत लिख के बताता है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लो, गेट स्टार्टेड। अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे पहली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अब आप वीडियो नेक्स्ट 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 जैसे जैसे आप देखते जाओगे ना तो यहाँ पे टिक आता रहेगा यूडेमी की तरह। सही है। तो अगर हम वीडियो नहीं देखे डायरेक्ट, हाँ, ये मेरी वाली हरकत बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एंड पे ले जाके छोड़ देता Whatever the हूँ, वहां से future of ग्रीन टिक आ connection जाता looks है। like, you'll be part of ये it. सारे काम हमने करके छोड़ दिए हैं। हाँ, एक और आई थिंक कोई वेबसाइट थी, मैंने भी देखा था, मैंने कहा था ये तो बहुत पंचायत है, फिर मैंने उसका एक बॉट बना लिया था, फिर वो मेरा बॉट पीछे चलता रहता था, उसको वेबसाइट का पेज खोलता था फिर दोबारा से ओपन होता था सभी लोग। नहीं, बॉट्स बड़े पावरफुल होते हैं, पाइथन बॉट्स आप आओ तो सही।
अब मैंने आई थिंक आपको मैंने बताया था कि मैंने एक बॉट बनाया था, वो नाइकी से जूते वो खरीद लेता था। नाइकी में क्या होता है कि आपको 5 मिनट के लिए ना कोई जो उनका लिमिटेड एडिशन जो शूज होता है ना, वो 5 मिनट के लिए ओपन होता है एक डेट को। तो लोग एक एक महीने पहले से, मुझे पहले नहीं पता था, फिर मुझे उस क्लाइंट ने बताया कि लोग एक एक महीना पहले से ना बैठे हुए होते हैं कि अभी 8 बजेंगे तो शूज ओपन होते हैं सेल के लिए ना, बाय नाउ का बटन ओपन हो जाता है। तो 5 मिनट के अंदर सारा स्टॉक खाली हो जाता है। 5 मिनट, कभी कभी 4 मिनट, कभी कभी 3 मिनट, पता है वो आपको ये नहीं बताते कितने हैं, बस आपको बताते हैं कि आप खरीदो। लेकिन मैंने देखा था कि 4 मिनट और 5 मिनट में ना स्टॉक खाली, वो बाय नाउ पे आ जाता था कि आउट ऑफ स्टॉक। सिर्फ 5 मिनट। वो डिस्काउंटेड भी नहीं होता, वो $200-300 का वो होता है, एक जूता होता है। एक मैंने जूता देखा $750, लेकिन बस वो उसका बात ये होती है वो लिमिटेड एडिशन होता है। और यूएस में लिमिटेड एडिशन शूज की ना बहुत डिमांड है, तो लोग क्या करते थे कि वो बैठे हुए होते थे, खरीद लेते थे, फिर उसको 700 का ले लिया। अब वो है लिमिटेड एडिशन, तो वो बिकेगा $2500, $3000, क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन है। तो वो मुझे जो खरीद रहे होते थे ना, ये खुद ज्यादा वो वाले नहीं होते थे कि हमें खुद पहनना है, ये उन लोगों को बेचते थे जिनको इनका शौक होता है। तो इस बंदे ने फिर क्या किया था कि इसने बोला यार आप एक बॉट बनाओ, जैसे ही ये बटन पे बाय नाउ आए ना तो खरीद ले। अब बॉट जाहिर सी बात है इंसान से तेज है, सही, वो ठक 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 सारे पेज पे क्लिक करता था, वो बाय नाउ कर देता था। हाँ। तो वो ये बॉट का ये काम होता है। तो ये जो वेबसाइट आपने बोली ना, मेरे पास भी एक दफा आई थी कि मैं उसको नेक्स्ट करके आखिर में ले जा रहा था, वो ग्रीन टिक नहीं आया, तो मैंने कहा ये तो गलत है, सही है मतलब, लेकिन मेरे लिए गलत है। तो उसके लिए भी हमने बॉट, तो पाइथन तभी बहुत एक पावरफुल लैंग्वेज है कि उसमें आप बॉट्स वगैरह बना सकते हो। बॉट्स का काम बहुत चलता है। अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम की कुछ वेबसाइट्स आती हैं जिसमें होता है ऑटो लाइक या ऑटो कमेंट। लिंक्डइन की बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसमें आपको बोलता है ऑटो कमेंट। आप देखते हैं आप खुश हो जाते हैं कि अब पता है आप अपवर्क को टैग करके कोई पोस्ट बनाएंगे ना कि आई हैव गॉट अ रिव्यू फ्रॉम अपवर्क, कि मुझे क्लाइंट ने रिव्यू दिया है, तो उस पर आप ऊपर अपवर्क को टैग कर देना तो ऑफिशियल, तो नीचे ना वो अपवर्क वालों का रिप्लाई आता है, कंग्रेचुलेशंस अखलाक, वी आर वेरी प्लीज टू नो दैट यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। हम बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, भाई अपवर्क वालों ने पर्सनली हमें मैसेज किया है। तो वो पर्सनली नहीं करते, उनके बॉट्स बने हुए हैं, वो बॉट ऑटोमेटिक कर देता है। सही है, तो ये सारे बॉट्स के काम है। खैर ये कोर्स जो है इस पे आप मैसेज करते हैं तो जवाब नहीं, वो चैट बॉट है, वो अलग चीज है। वो नहीं वो अलग है, वो चैट बॉट है। चैट बॉट एक अलग है, जवाब देता है, वो चैट बॉट है। एक्चुअली में कोई पर्सन नहीं होता है, वो चैट बॉट होता है, ये जो फौरन से जवाब आता है ना यूं, ये चैट बॉट होता है। जो वेबसाइट आपको कहे ना कि वेट फॉर 5 मिनट्स अवर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट, वो बंदा है। हमेशा जब भी वेट होगा तो वो असल बंदा है, जब वो वेट नहीं होता तो चैट बॉट डेवलपमेंट का पता है कुछ? चैट बॉट डेवलपमेंट बहुत आजकल बहुत बड़ी साइंस है और बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है चैट बॉट डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है कि आप एक बॉट बनाते हैं जो लोगों से बात कर सकता है, सही है, जो आपसे कम्युनिकेशन करता है। उसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है, एक गूगल पे है, इसका नाम है डायलॉग फ्लो। ये गूगल वालों की सर्विस है, ये पहले अलग से बनाई गई थी, फिर उसके बाद गूगल ने इसको खरीद लिया था। सही है, डायलॉग फ्लो एक कंपनी थी और ये कंपनी स्टार्ट हुई तो गूगल को अच्छी लग गई तो गूगल ने खरीद ली, अभी गूगल के पास है। लेकिन चैटबॉट डेवलपमेंट की ये बहुत पॉपुलर एक वेबसाइट है, तो यहाँ पर वो सारा काम खुद कर लेता है। आपको बता, बस आपसे बिना क्वेश्चंस पूछता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस लोगों से पूछने हैं, या आपके जो कस्टमर्स है वो किस तरह के रिप्लाई क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक फोन कंपनी है, अब वो पूछ सकता है मेरा नेटवर्क क्यों बंद हो गया है, तो आप उसको बताते हो कि ये पूछ सकता है, फिर उसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन वो डिट्टो कॉपी नहीं भेजता, वो उसको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की पावर रखता है। तो आप उसको एक दफा बता देंगे ना कि भाई आप मेरा सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो आप उसको बता दोगे भाई कोई आपके कनेक्शन इश्यूज हैं, तो वो उसको अलग अलग वर्डिंग में बताता है, ताकि वो अगले बंदे को ये फील ना हो कि ये एक बॉट है, हर बार कॉपी पेस्ट भेज रहा है। जैसे एलेक्सा भी एक चैट बॉट है। एलेक्सा भी अगर आप देखते हैं तो आप उसको कुछ भी करते हैं, हाँ, तो वो सब कुछ आपको बिल्कुल परफेक्टली रिप्लाई करती है। सिरी जो आईफोन में काम करवाना, कोई नहीं लगा के
ये कितना मांग सकता है? ये चैटबॉट की प्राइसेस ही स्टार्ट होती हैं आपकी $800 से। कस्टम चैटबॉट $800 से स्टार्ट होती है। वेबसाइट लगाना चाहिए। वेबसाइट नहीं, सिर्फ चैटबॉट। जैसे किसी वेबसाइट पे भी लगा होता है ना, जैसे अभी एक देख जैसे उसी वेबसाइट पे लगाने के पैसे अलग हैं और उसको बनाना सिर्फ कि जो ये जवाब देगा उसके पैसे 800 से शुरू होते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है। लगाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको $100 लेते हैं। एकदम से बंद। ये पाइथन से बन सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये रेडीमेड है डायलॉग फ्लो। ये एक तरह से सर्विस है गूगल की जिसपे थोड़े पैसे हैं, इसका फ्री वर्जन भी है, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सही है, तो ये इस तरह से कुछ सर्विसेज हैं। इस तरह की सर्विस हर टाइप के जो बीच में होते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है। लिखे होते हैं, हाँ, सारी चीज़ें। आजकल बहुत पॉपुलर है, ये चल रहा है। अगर आप लोगों को पता हो सैलानी का, तो आप सब जानते हैं। तो उसमें एक लड़का था इंजमाम एक लड़का था, वो बेसिकली मेरा क्लास फेलो था। तो वो उसने पाथ चूज कर लिया था चैटबॉट डेवलपमेंट का। तो 2-3 साल में वो बहुत एक्सपर्ट हो गया। तो उसके गिटहब पे स्टेक ओवरफ्लो पे ना आंसर्स आते थे। तो वहां से उन लोगों ने उसको पहचान लिया कि यार ये बंदा है चैटबॉट का माहिर है। देखिए ये स्टेक ओवरफ्लो पे भी रिप्लाई करता है, ये गिटहब पे भी इसके अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं इसके चैटबॉट के। तो स्विट्जरलैंड में गूगल की कॉन्फ्रेंस हुई थी चैटबॉट डेवलपमेंट के हवाले से, वहां पे उसको ऑफिशियली बुलाया गया था। बड़ा सैलानी से। बड़ा सैलानी से था। दुबई में उसको दुबई के भी एक होटल में बुलाया गया था, वहां भी कॉन्फ्रेंस थी चैटबॉट के हवाले से। और स्विस में भी यूएन का कॉन्फ्रेंस था, वहां पे भी उसको बुलाया गया। वो देते टिकट सारा सब कुछ स्टे वगैरह उनका था। अभी तो लड़के के मजे हो गए थे। तो इस तरीके से देखें आप, वो चैटबॉट हर किसी का अपना एक पाथ है। अब कुछ रिएक्ट डेवलपर्स हैं, मैं इनको जानता हूँ जो जर्मनी में बैठे हुए हैं। सही है, एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर है, बहुत अच्छा बंदा है। वो जर्मनी में इस वक्त अच्छा खासा ठीक ठाक कमा रहा है। वो एक स्पोर्ट्स कंपनी है, उसके लिए रिएक्ट नेटिव डेवलपर है। तो हर किसी का अपना पाथ है, टेक्नोलॉजी सेम है जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोर्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, समझ रहे हैं। इसमें जो आपको नॉलेज दी जाएगी वो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, कि पूरी दुनिया की कोई भी कंपनी होगी तो इधर से आउट नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी इस कोर्स के अंदर, लाजमी बात है कि वही वाली बात है कि रिएक्ट जिसने बनाई है ये उसी का कोर्स है। तो कोई कंपनी रिएक्ट से वो सवाल ही नहीं पूछ सकती जो इसमें उन लोगों ने ना बताया हो, नहीं, क्योंकि वो मेकर्स हैं इस चीज के। ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस होती है, तो इसको सिर्फ देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो आपकी स्किल है वो और बेटर होती जाएगी। और इसको जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देगा। हैं। सर्टिफिकेट आपको दे हाँ, वेब सीरीज वो भी इस तरह का है। सेम। सही है, तो इसको जरा देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो बेसिकली मैनेजमेंट ने कहा है कि आप लोगों ने कोर्स करना है। टेस्ट भी देंगे ना सर आपको। टेस्ट वो क्विज होता है, वो हर मतलब कोर्स के आखिर में ना क्विज होता है, बहुत इजी होता है, टेंशन नहीं लो। इतना टाइम इतना ज्यादा होता है कि क्वेश्चन कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करो, उसका जवाब निकालो, फिर वहां पे पेस्ट करो, टेंशन नहीं लो। पता नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है यार, तुम लोग क्या क्या बुलवा रहे हो। ये उन्होंने टेस्ट दिए थे इसी का, एक किसी को बोला होगा यहाँ से वेबसाइट में डायरेक्ट से। भाई ये वीडियो अपलोड नहीं हो रही, मसला हो जाएगा मेरे लिए। वो कैंडल्स वालों ने सुन ली तो फिर तो मैं तो फायर हुआ ही हुआ। अच्छा, तो ई ड्राइव के अंदर आप लोगों का है वेब डेव 2। इसको हम जरा रिवाइज कर लेते हैं और आपको प्रॉप्स का थोड़ा आइडिया देते हैं। उसके बाद आप पीसीज पर जाएं, दोबारा से वही वाली हरकत करें कि आपको उसको डाउनलोड करने की कोशिश करें। वैसे आप सबने वो कॉपी कर लिया था क्या? हाँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर हम लोग कंपोनेंट को दोबारा रिविजिट कर लेते। सही है, तो हमने क्या बात की थी, हम पहले आते हैं कंपोनेंट्स को उड़ाते हैं, app.js को उड़ाते हैं। सही है, दोबारा से वही काम शुरू करते हैं।
नॉन मॉड्यूल में क्या होता है? पब्लिक में HTML index.html, सही है। उसके साथ साथ वो लोगो भी होता है, फेव आइकन। SRC में package.json क्या होती है? जो भी लाइब्रेरीज वगैरह डाउनलोड करते हैं वो सारे इसमें सेव होते हैं। गुड, सही कह रहे हैं वैसे। रीडमी क्या है? इंफॉर्मेशन है कि जो आप अगले बंदे को देना चाहते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट इस्तेमाल करेगा। सही है कि भाई इसको कैसे चलाना है, इसको कैसे स्टोर करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप क्रिएट रिएक्ट स्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो एक रीडमी आपको बना के दे देता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप इसको खोलेंगे तो मैंने आपको बताया था, ये आपने तो नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिखा, तो ये किसने लिखा हुआ है? क्रिएट रिएक्ट ऐप ने। इसमें सब कुछ बताया हुआ है उन्होंने कि भाई कौन कौन सी कमांड कब चलानी है। सही है। उसने बोला है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? npm स्टार्ट, टेस्ट करने के लिए npm टेस्ट, बिल्ड करने के लिए npm रन बिल्ड। तो इस तरह से नीचे थोड़ी बहुत उसने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कैसे होगा। मेकिंग अ प्रोग्रेसिव वेब ऐप, किसी ने नाम सुना है ये? प्रोग्रेसिव वेब ऐप का किसी ने नाम सुना है? बेसिकली आप रिएक्ट ऐप, अभी तक आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आप वेबसाइट बनाते हैं, सही, एक वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन क्या हो गया, एक आपको क्लाइंट बोले कि नहीं मुझे इसकी ना वो ऐप भी चाहिए, मोबाइल ऐप भी चाहिए। तो वैसे तो जो ऐप बनती है वो बनती है रिएक्ट नेटिव में, सही है। लेकिन हमारे पास अभी एक नया तरीका आया था 2020 के अंदर रिएक्ट के अंदर, जिसको हम क्या कहते थे? प्रोग्रेसिव वेब ऐप। ये क्या होती थी, जो आपकी वेबसाइट है ना, जिसको कन्वर्ट कर देती थी किसमें? ऐप में। इवन आपका आइकन सेव हो जाता था उसके मोबाइल के अंदर, आपके ऐप का आइकन सेव होता था, वो उसके क्लिक करता था, वो आपकी ऐप खुल जाती थी। सही है। इसका बहुत छोटा सा एक तरीका है, उन्होंने बेसिकली यहां पर उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि आप इसको प्रोग्रेसिव वेब ऐप कैसे बना सकते हो। बहुत इजी है। इंडेक्स जेएस में तो थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो खुद ब खुद बन जाती है। इसको बाद में हम देख लेंगे। ये फाइल हमने डिलीट कर ली। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा हुआ है, ठीक है। तो दोबारा आते हैं इस पे। ये क्या चीज है? क्या करे? रिएक्ट इंपोर्ट कर रहा है किसमें से? रिएक्ट लाइब्रेरी में से। और ये क्या चीज है? ये क्या चीज होती है? ये वर्चुअल डॉम है। क्या ये? वर्चुअल डॉम है। मैंने बताया था कि रिएक्ट जितना भी काम करती है वो एक्चुअल आपके HTML पे नहीं करती, वो किस पे करती है? वर्चुअल डॉम में। मतलब वो अपना एक डॉम बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल डॉम। वो सारी चेंजेस उस डॉम के अंदर अपने वर्चुअल वाले में करती है। फिर जब वो सारे चेंजेस मुकम्मल हो जाते हैं तो वो किस में ट्रांसफर कर देती है? एक्चुअल डॉम में। और डॉम क्या होता है? डॉम है क्या? अंग्रेजी तो बता दी, उर्दू में बताओ। जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन पढ़ा था, तो वो क्या करते थे उसमें? हाँ, शजरा। ये कह रहे हैं भाई HTML का जो शजरा है ना वो बेसिकली डॉम है। बिल्कुल सही है। फैमिली ट्री। होता क्या है कि जो आपकी बेसिकली HTML है ना वो ही क्या है? डॉम। बस जावास्क्रिप्ट में वो उसको कैसे ट्रीट होती है? एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होता है? एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, दरख्त की तरह होता है। हाँ, शजरा। पहले जो आपका रूट होता है, रूट आपका यहाँ पे कौन सा होता है? HTML का टैग खुद। याद है? HTML का टैग पूरे HTML को रैप कर रहा होता है। उसके अंदर HTML के अंदर आपके पास दो टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी। तो अब इसकी दो शाखें आई। अब हेड के अंदर मेटा की शाख होती है, लिंक की शाख होती है, और क्या होता है? आइडल होता है।
मेटा, टाइटल, लिंक, 3 चीजें होती हैं। उसके बाद बॉडी, बॉडी तो फिर आपको सारी कहानी पता है कि बॉडी तो सब कुछ है, फिर सारे टैग्स उसके अंदर। तो ये पूरा जो आपका एक पूरा ट्री बना, दरख्त बना, ये पूरा क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सही है। इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली। जावास्क्रिप्ट उसको कैसे पढ़ता है? ऑब्जेक्ट है, तो सारा सा कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में। पूरा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ये जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हम क्या करते थे, मैं उसको वेरिएबल को प्रिंट कराता था तो साइड में आपको दिखता था वो ऑब्जेक्ट है। क्या पैनल को भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है वो। कोई भी किसी टाइप आगे आ रही होगी पहले डॉट लगना है, पहले डॉट लगता है, और यानी डॉट लगने के बाद जो भी आ रही है वो पीछे वाले की जो है ना कोई ना कोई जो है पेरेंट होगी या चाइल्ड होगी। पेरेंट होगा। ये चीज हमने बिल्कुल पढ़ी थी कि आप देखें, अब ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि पहले कौन सी प्रॉपर्टी है? HTML। अब HTML के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? हेड और बॉडी। समझ रहे? अब हेड के अंदर दोबारा से कौन सी आती है? एक तो मेटा आती है, मेटा के बाद आपके पास लिंक आती है, लिंक के पास आपके पास और दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। आपके HTML को जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ऐसे कन्वर्ट करती है, किसमें? ऑब्जेक्ट में। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉम। अब ये वाला जो काम है मैंने आपको बताया था कि यानी कि ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बेसिकली यही तो डॉम है, यानी कि आपकी एक्चुअल HTML। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें जो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्रिएट एलिमेंट कर रहे थे, उस एलिमेंट का स्टाइल बदल रहे थे, ये सब किया था आपने। ये स्लो है। अभी तो आप एक टैग बना रहे थे, उसमें एक प्रॉपर्टी सेट कर रहे थे, एक क्लास बना रहे थे, तो काम थोड़ा इजी था। बात समझ आ रही है? लेकिन रिएक्ट में ये बहुत जगहों पे बार बार हो रहा होता है और बहुत स्पीड से हो रहा होता है। तो अगर आप सेम अप्रोच पे जाते हैं ना जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे थे, तो क्या होता है कि पूरा आपका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है? स्लो। इस वजह से रिएक्ट क्या करता है? एक बिल्कुल मिरर इमेज बनाता है किसकी? रियल डॉम की। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? वर्चुअल डॉम। सही है। तो वर्चुअल डॉम पे सारी चेंजेस होती हैं और वो वर्चुअल डॉम ही आपका रेप्लिकेट हो जाता है असल वाले डॉम। ये हमने पहले दिन भी बात की थी। खैर इसको ये थोड़ा सा आपका रिपीटेशन था क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम हो गया था। अब हम इसको दोबारा देखते हैं। कोई ये बताएगा ये क्या चीज है? हाँ सही। सर बेसिकली एक वर्चुअल डॉम है को बना रहा है। ये रूट सर ये मतलब जैसे कि नया रूट बना रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पहले HTML आएगा, HTML के अंदर हेड आएगा, तो ये सारा जो पूरा ट्री है यहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर ये याद है आप लोगों को? डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। इनको बुलाइएगा, इन दोनों को। ये इनको कह लें बाद में आ जाए, वो डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ नहीं, नहीं डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी में नहीं लगाते, क्योंकि आपने आईडी वो आप लगाते क्वेरी सिलेक्टर में, क्वेरी सिलेक्टर में लगाते। सही है। आई थिंक ये तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये इंडेक्स वाली आईडी। लेकिन ये रूट, ये किसकी आईडी है? ये डिव कहाँ पर हुआ है? कहाँ पे? किस फोल्डर में? पब्लिक के फोल्डर में पड़ा हुआ है। और ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली अपेंड हो रहा है। जब हम पहले भी जावास्क्रिप्ट में भी सेम काम करते थे कि पहले क्रिएट एलिमेंट करते थे, क्रिएट एलिमेंट के बाद अपेंड करते थे। जब तक अपेंड नहीं करते थे वो हमारा जो HTML है वो हमें डॉम में नहीं दिखती थी। जहां पर वो अपेंड कर रहा है, जब अपेंड हो गया तो वो हमें डॉम में दिख जाएगा। अच्छा, आप लोग जो बैच 1 वाले हैं वो एक बात याद रखें, कंफ्यूज पे मत होइएगा कि ये जो रिएक्ट है ये वर्जन 18 है। आप लोगों ने जो रिएक्ट पढ़ी है वो वर्जन 17 है, और वर्जन 17 में डायरेक्ट रेंडर होता है, उसमें क्रिएट रूट वाला नहीं होता था। याद है? सही। तो अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें डायरेक्टली रिएक्ट डॉम डॉट
रेंडर होता था। आपका सिंटैक्स कुछ यूं था। सही है ये इधर। अच्छा जो पुराने वाले बच्चे हैं वो भी, सॉरी जो न्यू बच्चे हैं वो भी ये चीज देख लें। और किस चीज का है? तो भी ज्यादा नहीं नहीं इतना नहीं होगा। अच्छा अब रिएक्ट डॉम रेंडर डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो बैच 1 वाले हैं उनको ये बात पता होगी कि ये उनका सिंटैक्स है, ये वर्जन 17 का सिंटैक्स है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं वो पास कहाँ करूंगा, जो मेरा डॉम है, जो मेरा HTML है, मैं वो कहाँ पास करूंगा मैं? सही है, तो वो हम पास करते थे बेसिकली यहाँ पे। समझ रहे हैं? ये वर्जन 17 है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट आए वो कौन से पे बना हुआ हो, वर्जन 17 में बना हुआ हो, तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये क्या हो रहा है। जो वर्जन 17 है वो बिल्कुल इस तरीके से काम करती है, और ये मुझे ज्यादा इजी लगता है क्योंकि मैंने ये ज्यादा यूज किया हुआ है, तो वो अलग बात है। लेकिन पुराना वाला आप जो न्यू सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें सिर्फ क्या आ गया है कि आपको अब पहले क्या चलाना है, क्रिएट रूट, फिर उसको किसमें सेव कर देना है, एक वेरिएबल में, और इस वेरिएबल पे क्या चला देना है, रेंडर। बात समझ आ रही है? जैसे create element करते हो, हाँ create root का एक ये div बना रहा है। ये एक समझ लें कि पूरा आपका HTML बना रहा है, एक वर्चुअल डोम बना रहा है। वैसे एक इसको ऐसे लेना तो ये क्रिएट हाँ डिव बना रहा है, तो भी एक ही चीज है। और यहाँ पे ये अपेंड कर रहा है, रेंडर बोले या append बोले सेम चीज है। ये सब फाइल का नाम है। क्या नहीं, ये कंपोनेंट का नाम है, ये अभी मैंने डिलीट कर दिया कंपोनेंट, थोड़ी देर पहले था। इसको अभी आते हैं। मैं अपेंड कर दिया रूट। हाँ यहाँ पे आप जो चीज अपेंड करोगे वो चीज दिख जाएगी। यार जरा कंपोनेंट बताओ, कंपोनेंट क्या होता है? एक component का कंपोनेंट होता क्या है बेसिकली? कौन काला component होगा और अलग एक पूरा पेज है। हाँ तो जब आप रिएक्ट में कंपोनेंट लिखते हो तो उसको शुरू कैसे करते हो? क्या चीज पहले लिखते हो? हाँ सही, वो तो पहली लाइन में इंपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद एक वेरिएबल बन गया, फिर वो HTML लिखते किसके अंदर है? रिएक्ट फ्रैगमेंट होता है, उसके ऊपर क्या होता है? असल नहीं, असल चीज क्या होती है? कंपोनेंट का एक्चुअल दूसरा नाम क्या है? बैठो बैठो, तुम बताओ। वर्चुअल डोम बना है। वो बेचारा वो नीचे से आ गया, ऊपर से आ गया, वो बीच वाला एक जगह बस उसको समझ ही नहीं आई। बताओ ये कंपोनेंट क्या होता है? अच्छा कंपोनेंट का फायदा क्या है? हाँ रिएक्ट में, बोले रिएक्ट ही कंपोनेंट है ना। HTML में उसमें बार-बार पूरा पेज रीलोड होता है। सही है, एक में से वही कंपोनेंट जिसमें हमने चेंज किया वही रीलोड होता है। सही है, गुड है, गुड है। आप खड़े हो? हाँ आप ही तो मुझे बताएं कि उन्होंने एक तो बताया कि जो रिएक्ट है उसके अंदर सारा पेज रीलोड नहीं होता, सिर्फ जो एक कंपोनेंट है वो रीलोड हो जाता है। ये सही था? इसके अलावा और कोई फायदा है रिएक्ट का? क्या फायदा है? कंपोनेंट भी रहेंगे। रिएक्ट कंपोनेंट का बता दें। ठीक है, रीयूजेबल, सही है। जो कंपोनेंट है वो एक तो रीयूजेबल है, सही है। दूसरा है कि वो उसका जो लोडिंग टाइम है वो सबसे एफिशिएंट होता है रिएक्ट कंपोनेंट का, क्योंकि कंपोनेंट जो है वो एक ही कंपोनेंट रीलोड होगा, अगर कोई इसमें डेटा चेंज होता है तो पूरा पेज चेंज नहीं होता। गुड है। अब आपका जो एक जवाब रह गया था, बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा था कि मुझे यहाँ पर कंपोनेंट बनाना है तो मैं शुरू कैसे करूंगा? तो बेसिकली मैं शुरू करूंगा, मैं लिखूंगा एक फंक्शन, फिर उस फंक्शन का नाम लिखूंगा जो कि बेसिकली इस कंपोनेंट का ही नाम कहलाएगा।
उसके बाद ये पैरेंथेसिस, क्योंकि ये फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन आपको पता है, ये पैरेंथेसिस बनते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है, कर्ली ब्रैकेट। तो ये पूरा आपका क्या है, कंपोनेंट। हालांकि देख के आपको लग रहा है ये क्या चीज है, फंक्शन है, ये बिल्कुल फंक्शन है, लेकिन जब आप इसको इंपोर्ट रिएक्ट के नीचे लिख रहे हो ना, तो ये क्या कहलाएगा, कंपोनेंट। इसकी पहचान क्या है, पहला जो उसके नाम का पहला लेटर होता है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल। ये चीज आपको क्या बताती है कि ये क्या चीज है, ये आपका कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक और फंक्शन बना लेता हूं, इसका मैं नाम लिख देता हूं हेल्पर। अब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट क्यों नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि इसका जो पहला लेटर है वो क्या है, स्मॉल है। बात समझ आ रही है, ये बार बार यूज नहीं होता। ये बार बार यूज नहीं, ये इसको आप यूज कर सकते हैं बार बार, क्योंकि फंक्शन की बेसिकली डेफिनेशन ही यही है कि आप फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जो जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई HTML नहीं होगी। एक तरह से समझ लें कि नहीं, ये टैग भी नहीं बनेगा, टैग ये बनेगा, टैग आ रहा था, नहीं इसको अपने बनाया, ये प्योर फंक्शन है। इसमें HTML यूज नहीं हो सकता। अच्छा, प्योर फंक्शन की डेफिनेशन गलत है, आप इसको प्योर फंक्शन, अभी आपको नहीं पता ये प्योर है कि नहीं। प्योर फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी मैंने, नहीं प्योर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बताई। प्योर फंक्शंस एक स्पेशल किस्म के फंक्शंस होते हैं जो किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को एडिट नहीं करते, ये एक्सेस नहीं करते। इसका मतलब है कि एक फंक्शन बनाया मैंने, उस फंक्शन के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ ABCD और उसने कुछ रिटर्न दे दिया या नहीं भी दिया, सही है, लेकिन वो किसी ग्लोबल वेरिएबल को टच नहीं करेगा ना, वो ग्लोबल, बस वो अपना काम करेगा अलग से, ना वो किसी ग्लोबल वेरिएबल को कॉल कराएगा, ना कोई ग्लोबल वेरिएबल सेट करेगा, ना ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगा। ग्लोबल वेरिएबल से जिस फंक्शन का कोई ताल्लुक ही ना हो, वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है, प्योर फंक्शन। गेट कर सकते हैं। नेट पे काम करता गेट, अगर आप उसमें वैल्यू, दोबारा से वही वाली बात है, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू गेट कराएंगे ना, तो वो प्योर नहीं रहेगा, बस उसमें प्योर नहीं, गेट तो आप करा सकते हैं ना, तो वो प्योर नहीं रहेगा। फिर वो दूसरा आप सिंपल फंक्शन उसको कह सकते हैं, वो प्योर फंक्शन नहीं है। क्या, नहीं नहीं, लेट जरूरी नहीं है, उसको सिर्फ ये है कि उसकी बाय डेफिनेशन ये है कि वो सिर्फ बेसिकली जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, उसको दूसरी जबान में कहते हैं स्टेट वेरिएबल। अभी आप थोड़ा आगे चल के आप रिएक्ट में पढ़ेंगे स्टेट, तो आपको पता लगेगा कि स्टेट बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल का ही दूसरा नाम है, सही है। तो बेसिकली जो फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को टच ना करे, वो बाय डेफिनेशन क्या कहलाता है, प्योर। वो अलग अलग नहीं दिखता, उसमें कोई स्पेशल चीज नहीं होती, जब तक ये चीजें यूज नहीं हुई तब तक मुझे बस वो नाम है उसका प्योर फंक्शन के, क्योंकि उसके अंदर कोई ग्लोबल चीज इस्तेमाल नहीं हो रही। ये बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं कि प्योर फंक्शन की डेफिनेशन बताओ मुझे, कि प्योर फंक्शन की डेफिनेशन बताओ, कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन बताओ, इनक्लोजर फंक्शन की डेफिनेशन बताओ, सही है। तो ये सारे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो हमसे पूछते हैं। इसी तरीके से आप इस पे देखते हैं कि ये वाले फंक्शंस, अच्छा मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट में कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट जो अभी आपने बनाया है, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा क्लास कंपोनेंट होता है। कितने तरह के कंपोनेंट है, दो। पहला कौन सा है, फंक्शनल, दूसरा कौन सा है, क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहली चीज, कंपोनेंट की दो चीजें मैंने आपको बताई थी जो उसको कंपोनेंट बनाती हैं। पहली चीज तो ये कैपिटल लेटर है, और दूसरा रिटर्न है। जब भी आप कंपोनेंट का फंक्शन बनाएंगे तो उसमें पहली चीज क्या होगी कि उसका नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा वो फंक्शन कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अजान हो जाए। रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ई RFC, ई तो फिर एक्सपोर्ट, अगर RFC तो एक्सपोर्ट नहीं है, अलग RCC, एक इधर ही आप कर लें।
ये बेसिकली फाइल नेम से उठाता है नाम। आप चेंज कर देना, यहाँ पे चेंज कर देना, यहाँ पे चेंज कर देना, यहाँ पे चलें क्लास को रिज्यूम करते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शंस दो तरह के हैं, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। ये वाला जो कंपोनेंट है कौन सा कंपोनेंट है? फंक्शनल। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? तो क्लास कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा खतरनाक दिखता है। अगर आपको देख रहा है कि यहां पे उसने क्या लिखा हुआ है? क्लास। इस कंपोनेंट का नाम क्या है? इंडेक्स एक्सटेंड्स कंपोनेंट। तो यही वजह है कि मैं ये नहीं पढ़ाता, क्या पढ़ाता हूं? काम एक ही कर रहा है, बिल्कुल सेम। फंक्शनल बाद में है, पहले क्लास था। हाँ, क्योंकि उनको समझ आई कि ये ज्यादा चल नहीं रहा, इस डिस्टर्बेंस को कैसे खत्म करें। सही है, नहीं ठीक है ठीक है, फिर कुछ ज्यादा ही तेज रहेगा। अच्छा, अब हमारा ये कंपोनेंट बन गया। इस कंपोनेंट का नाम क्या है? ऐप। और वो रिटर्न क्या कर रहा है? ये क्या चीज है? रिएक्ट फ्रैगमेंट। इससे होता क्या है? ये कोई भी टैग नहीं बनाता, जो चीज आपने इसके बीच में लिखी है वो एज इट इज पुश कर देता है। किस एलिमेंट में? ये div id रूट में, याद है? ये मतलब है कि ये अगर आपने लगाया है ना, तो हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली किसमें चला जाएगा? div id रूट में। हेलो वर्ल्ड के अराउंड में कोई भी टैग नहीं आएगा, फ्रैगमेंट कुछ भी नहीं लगाता। लेकिन एरर ना आए इस वजह से हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा? ऐसे। अच्छा, किसी को याद है ये क्योंकि फंक्शन तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही कॉल होता है और ये तो फंक्शन है, तो किसी को याद है कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या नहीं, अभी मैंने ये इसी फाइल के अंदर लिख दिया है ना, तो मैं चला भी नहीं रहा हूं। ये index.js है, ये इसको टैग में रखेंगे। कंपोनेंट को चलाने का क्या तरीका है, उसका हम क्या बना लेते हैं? टैग। तो बेसिकली क्या है कि रिएक्ट जो है वो आपका जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसको क्या समझती है? आपका एक कस्टम टैग। HTML के अंदर भी कस्टम टैग्स होते हैं, ये आपको पता है? HTML के अंदर भी कुछ कस्टम टैग्स होते हैं जो आप खुद बना सकते हैं, और आप उसको कोई खास CSS दे सकते हैं कि मैं जब भी ये टैग लगाऊं तो ये वाली CSS लगा दो। समझ रहे हैं? इसी तरीके से रिएक्ट इसी चीज का फायदा उठाती है कि आप एक कंपोनेंट बना रहे हैं, उसका वो बेसिकली क्या बना लेती है? एक टैग। तो यहां पर हम क्या चीज लिखेंगे? ऐप। क्या ये हमारी रिएक्ट ऐप चलेगी अब? हाँ जी चलेगी या एरर आएगा कुछ?
काफी एरर तो नहीं आता, जैसे टाइप की जरूरत नहीं है अभी। नहीं नहीं नहीं, वो अगर आप उसके ऊपर सिंटैक्स एरर करेंगे तब एरर आता है, वरना नहीं आता। अब ये थोड़ी देर में चल जाएगा तो हमें दिख जाएगा। सर इसके ऊपर स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉरवर्ड करें। स्ट्रिंग मतलब आप क्या कह रहे हैं, ऐसे टैग के अंदर है तो एग्जैक्टली आपको शो कर देगा, लेकिन हाँ हो जाएगा, ये कह रहे हैं ना, हो जाएगा। एक ही लगेगा, हाँ फिर तो अभी एक ही आएगी क्योंकि एक ही टैग है। ज्यादा बनाएंगे बनाना पड़ेगा सब टैग। हाँ अभी इसको देख लेते हैं, पहला टैग तो चले। मुझे तो इसमें भी एरर है, शर्मान बढ़ रही थी। नहीं नहीं फिर भी नहीं। अच्छा ये बताया था मैंने कि ये टाइम क्यों लेता है, मेरे बता। मेरी पढ़ते हुए सारी चीजों को डाउनलोड करवाते हैं। डाउनलोड तो पहले से है। इसकी डिपेंडेंसी जो होती है, हाँ सारे पैकेज जो है सही है, उनको पढ़ता है पहले, उनको कंपाइल करता है, उसके बाद आपको शो करता है। एक तरह का होता है कंपाइल। कंपाइल याद है कंपाइल क्या था? सर लेयर है वो बाइनरी लैंग्वेज ये वो। मैंने बताया था कि भाई कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है कि वो आपका पहले कोड पढ़ता है, उस कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज कोड में। सही है, तो मशीन लैंग्वेज कोड में क्यों कन्वर्ट करता है, क्यों पंचायत, क्योंकि ये फास्टर मेथड है। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप सोचेंगे आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं कि जो चाइनीज है, अब वो आगे से चूचा चूचा कर रहा है तो आपको समझ में थोड़ी आएगा कुछ। अब लेकिन साथ में आपके साथ एक ट्रांसलेटर है जिसको चाइनीज भी आती है और उर्दू भी आती है, तो उसने पहले उसकी बात सुन ली। सही है, अब वो आपको बता रहा है कि यार ये बंदा ये बात कर रहा था। सही है, लेकिन देखिए प्रोसेस तेज हो गया ना, वरना आप डायरेक्टली अगर उस चाइनीज की बात सुनते तो आप पहले उसको ट्रांसलेट करते, आपको ज्यादा टाइम लगता। समझ रहे हैं, वो जो ट्रांसलेटर है वो तो काम ही इसका है ना, वो उसका काम ही यही है, वो ट्रांसलेट करता है, तो वो ज्यादा फास्टर होता है। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रिंग फॉरवर्ड की थी, इसको बंद कर दें। लाइट कहाँ से आते हैं? ये वो लाइट वाला मसला नहीं है, प्रोजेक्टर का मसला है। अगर आपने देखा कि अच्छा हम स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, अभी आपने देखा मैंने कोई भी टैग रिटर्न नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या रिटर्न किया, स्ट्रिंग, तो इसने चला लिया। तो स्ट्रिंग आप रिटर्न करा सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसको एरे दे दूं क्या होगा? कुछ भी तो रिटर्न कर। अब क्या होना चाहिए, चलाएगा नहीं चलाएगा? लेकिन इसने एरे नहीं चलाया, डायरेक्ट उसके क्या लिख दिए, अंदर वाले जो उसके एलिमेंट्स थे वो डायरेक्टली लिख दिए। अब एक और चीज होती है डेटा टाइप, ये कौन सी, क्या होगा? क्या हुआ, उसको समझ में नहीं आ रही आपने किया गया है। सर अगर फ्रेगमेंट है फ्रैगमेंट तो चलता है, चलेगा ना। अच्छा इधर पैरेंथेसिस मैंने लगाने को कहा था, क्यों कहा था? बहुत बड़ा हो गया। पैरेंथेसिस याद है? एक ही लाइन में अगर लिख रहे हैं तो लगेंगे, अगर एक लाइन से ज्यादा हो तो ये नहीं लगेगा। काम तो इन्होंने उल्टा बता दिया, काम उसने सही किया कि जब आपको मल्टीपल लाइन में अगर कोई चीज उसको रिटर्न करवानी है तो आप ये ब्रैकेट बनाएंगे। अगर आपकी एक ही लाइन है तो आप ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, भले एक लाइन है ना तो भी आप पैरेंथेसिस लगाएं तो भी ठीक है। तो एक यूनिवर्सल रूल याद रख ले कि दो चीजें याद रखने से अच्छा है कि एक चीज याद रखो कि हमेशा जब भी रिटर्न कराओ तो आगे क्या दे दो, पैरेंथेसिस। तो तुम्हें ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि मल्टीपल लाइन में देना है या सिंगल लाइन, हमेशा क्या दो, पैरेंथेसिस। जब एक्सपर्ट हो जाओ इंशाल्लाह तो फिर तुम चलाते रहो, अगर सिंगुलर चलानी है, मल्टीपल लाइन चलानी है, मसला नहीं है। अभी देखिए मैं इसको सिंगल लाइन देता हूं, मैं इसको कहता हूं H1, इधर हम देते हैं इसको H1, तो अब हमने इसको दे दी तो इसने चला ली, ठीक है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, अब हम इसको मल्टीपल लाइन देंगे ना तो एरर नहीं देगा। सही है, यहां पे आपको पता है ये क्या चीज है, ये H3
तो भी हमारे पास एरर नहीं आया। बात समझ आ रही है? मल्टीपल लाइन और सिंगल लाइन का कॉन्सेप्ट है बस, और ये आपका एक क्या बन गया, पूरा का पूरा कंपोनेंट बन गया। यही कंपोनेंट है, इसी को भी बार बार इस्तेमाल करना है, ये करना है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, डेटा अभी चेंज होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंडेक्स जेएस जो है ना, इसमें काम नहीं होता। ये बात याद है सबको? आई थिंक बैच 1 वालों को भी याद होगी, बैच 2 वालों को भी मैंने रिसेंटली बताई है कि इंडेक्स जेएस को हम ज्यादातर छेड़ते नहीं है। उसकी जगह पे हम क्या बनाते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं, ऐप डॉट, अलग से बनाते हैं फाइल। किसके अंदर बनाते हैं, SRC के अंदर बनाते हैं। फनकारी शुरू होती है ऐप डॉट जेएस से, सही है। इंडेक्स जेएस नॉर्मली साफ सुथरी रहती है, उसके अंदर ज्यादा फनकारी नहीं करनी है। मीडियम लेवल फनकारी ऐप जेएस में करते हैं, उसके बाद जो फनकारियां होती हैं वो दूसरी फाइलों में होती हैं, वो सारी इंपोर्ट होकर कहाँ आ रही होती है, ऐप डॉट जेएस में। बात समझ आ रही है? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, वो अभी आपको बताते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम। अभी रिएक्ट डॉम की हमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ किस में होता है, इंडेक्स में। ये बात समझ आ रही है? रिएक्ट डॉम की अब हमें जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक जगह पे उसकी जरूरत पड़ती है, और किस फाइल में, मेन फाइल में, इंडेक्स जेएस फाइल में। अभी हमें सिर्फ क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब आप, हाँ, लेकिन अभी पहले खुद बना लेते हैं ताकि हाथ साफ हो। तो हमने ऐप लिखा, सही है, और यहाँ पे आपको पता है रिटर्न लाजमी कराना है, और हम इसको बोल देते हैं दिस इज ऐप, सही है। ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब आपको पता याद होगा कि ये अब ऐप डॉट जेएस का कंपोनेंट अब एक दूसरी फाइल में, तो अब मुझे इसको इंडेक्स जेएस में लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, और इंडेक्स जेएस में क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। ये कौन सी है, कौन सी है, नेम्ड है, डिफॉल्ट है, नेम्ड है, ये डिफॉल्ट है। तो फिर नेम्ड कैसे होती है, अच्छा ये कौन सी वाली है, नाम से पता चल रहा है। अब मैं पहले अगर ये लिख लेता फिर तो आपको पता चल जाता ना डिफॉल्ट है। तो ये कौन सी है, डिफॉल्ट। वो वाली कौन सी थी, नेम्ड। अब ये आपका पूरा कंपोनेंट तैयार है और दूसरी फाइल में, सही है। यहाँ पे दो चीजें हैं, आपका कंपोनेंट बन भी गया लेकिन ये किस में है, दूसरी फाइल में। अब आप इंडेक्स जेएस में आते हैं। इंडेक्स जेएस में सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट। अब दो चीजें हैं, क्या ये ऐसे होगा, कैंसिल कर दें, हाँ कैंसिल कर दें। हाँ वसीम यार, इतवार को 2:30 बजे कर दे। सेकंड क्लास है। हाँ वो कश्तियों में आएंगे फिर। यहाँ से घर पे मेरे पास भी कोई जहाज होता है, मैं भी खुद को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेता अभी। नहीं नहीं गुलशन नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी जिस जगह जाऊंगा ना उसके लिए भी कश्ती चाहिए। वो पीछे बैठा हुआ है। नहीं नहीं उनके घर नहीं, डालमिया से आगे जौहर मोड़ आएगा, जौहर मोड़ से आगे जौहर चुरंगी आएगी, वहां पे। हाँ 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 हमने भी देखी है, कारसाज की दुल्हन कहते हैं उसको। सर इसको जुआर मोड़ के लगेंगे।
बेफिक्र हो गया हमारा। नहीं नहीं, वो हम बेसिकली, मैं डालमिया वाला भी एक रोड है लेकिन उसके पैरेलल पे यूनिवर्सिटी रोड है, तो मैं नॉर्मली रात को यूनिवर्सिटी रोड से जाता हूँ। इसी वजह से उसी वजह से नहीं, वो दूसरी वजह है, वहाँ पे खतरनाक इलाका है वो। रात को अगर आप जाएंगे ना तो फिर हो सकता है बिना कपड़ों के वापस आए, तो सब कुछ छीन लेंगे आपका, तो वो इलाका थोड़ा खतरनाक है। खैर, अच्छा ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये वीडियो तो नहीं आ रही। थोड़ी मेहनत करने कार्ड में मेहनत करना। खैर कौन देखेगा, कौन, छोड़ दो। सर काम वैसे सर क्लास के स्टूडेंट भी देखने बड़ी बात है। हाँ, अच्छा इसको अब हम साफ कर लेते हैं, ये ऐप वाला कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए। अच्छा ये सही है, सर अब दो दो लगाना एक मैंने एक क्लियर किया हुआ है, मैंने डिफॉल्ट किया हुआ है। वो बाय डेट एक मिनट, वो दोनों भाई जो है वो दोनों खड़े हो जाओ। नहीं गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ भाई, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ आएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये सारे अपने ही लोग हैं, वैसी वैसी फील नहीं करनी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर में आप लोग आज नए नए आए हो ना, तो आपका समझ लेंगे वो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, तो अभी आप लोगों की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो जाएगी, बाद में फिर ना इनकी भी फिर वाट लगेगी। मुझे बताओ ये सही है कि नहीं, ये मैंने क्या किया है? हाँ ये उसका सिंटैक्स है, भाई का साथ तो दो, हाँ या ना तो बोल दो। हाँ हाँ सही है। बेसिकली उन्होंने नेम्ड एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बता दी है कि अगर आपको दो कंपोनेंट एक साथ एक्सपोर्ट करने हो तो आप कौन सा एक्सपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, नेम्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट एक ही हो सकता है। सही है, गुड। आपने अनजाने में एक डेफिनेशन बता दी है, अभी आपको समझ में ही नहीं आया कि आपने क्या बता दिया, वो बंदा खुद हक्का बक्का हो गया। अच्छा तो ये सही चीज नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अब ये कौन सा वाला इंपोर्ट हो गया, डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको मैंने एक और बात बोली थी कि यहाँ पे आप लिख लें, बारिश भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, सही है, लेकिन यहाँ पे बारिश का, यहाँ पे बारिश आप देना लाजमी है। तो अब आपने देखा कि ये पहले लाइट था, अब क्या हो गया, डार्क, लेकिन कोई भी एरर नहीं आया। सही है, ये सिर्फ किस में पॉसिबल है, ये डिफॉल्ट इंपोर्ट में पॉसिबल है। बात समझ रहे हैं, नेम्ड में ये चीज पॉसिबल नहीं है। नेम्ड में आपको वर्ड टू वर्ड नाम सेम रखना है, तभी तो वो नेम्ड है। उसका नाम तभी हम लोग नेम्ड कह रहे हैं क्योंकि आपको उसका नाम एज इट इज सेम देना है। यहां पे नाम बदलने की आपको सहूलत वो दे क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही हो सकता है, तो उसको पता है कि जो कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा है वो कौन सा वाला है, वो उसमें कंफ्यूज ही नहीं होगा, आप उसको कोई भी नाम दे दो। बात समझ आ रही है? अच्छा रिएक्ट, मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब यहां पे क्या हो रहा है, रिएक्ट कौन सी इंपोर्ट है, डिफॉल्ट, और यूज स्टेट नेम्ड, दोनों तरह की इंपोर्ट हम एक साथ इंपोर्ट कर रहे हैं एक ही लाइब्रेरी से। और मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी कुछ भी नहीं होती, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ होता है जावास्क्रिप्ट का। बात समझ रहे हैं, लाइब्रेरी बस यही है। और मैंने लास्ट टाइम आई थिंक बताई भी थी। ये क्या हुआ, सही है, तो ये आपको प्री रिटन कोड होता है। अब इस बारिश को बदलते हैं, दोबारा से ऐप करते हैं और हम वापस चलते हैं और हमें क्या दिख गया, इससे हमने क्या बना लिया, हमने एक अलग फाइल में एक अलग कंपोनेंट बनाया, उसको हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और हमने index.js में उसको क्या किया, इंपोर्ट। बात समझ आई, बहुत सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था कि अच्छा इधर फोल्डर देख लेते हैं SRC में। अब SRC में क्या क्या पड़ा हुआ है, app.js और index.js। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी काम शुरू करेंगे तो आपके पास ये दो फाइलें होती हैं, सही है। इसमें तो हमने इंडेक्स पे तो बहुत दफा चले गए, हमने बार बार इसको मिटा के दोबारा लिख लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब आपको दूसरे कंपोनेंट बनाने जाने हैं, मतलब दूसरा मेन काम शुरू हो रहा है कि आप एक्चुअली कंपोनेंट बना रहे हो। अभी तक तो एक कंपोनेंट बनाया, वो कौन सा, ऐप। तो आप हमेशा क्या करते हो, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हो, उसका नाम क्या देते हो, कंपोनेंट्स, ठीक है।
अब आप फर्स्ट करें इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आप एक नई फाइल बनाते हैं, उस फाइल का नाम क्या देते हैं, book.js। अब यहां पर आपको कंपोनेंट खुद लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिख सकते हैं, RFCE, ये याद है सबको, आपने एंटर मारा तो इसने पूरा का पूरा कंपोनेंट ले आना हो, एक्सटेंशन में सही कर दूंगा, सही। ES7 एक्सटेंशन है, सेटिंग्स में कोई मसला होगा ले आना, हम देख लेंगे, सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंपोर्ट भी हो गया, एक्सपोर्ट भी हो गया, कंपोनेंट भी बन गया। अच्छा ये नाम कहाँ से आया, फोल्डर नेम या फाइल नेम, फाइल नेम क्या है, book.js, तो यहाँ पे भी उसने उठा लिया book.js। अब आप app.js में बेसिकली ना ये कंपोनेंट नॉर्मली ये इस तरीके से आपका होता है, लेकिन आप इसमें ज्यादा चीजें लिखते नहीं हो। अभी app.js में थोड़ी अब आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या लिखते हो। app.js में भी ज्यादा फनकारी नहीं होती, डायरेक्टली बस आप इसमें क्या करते हो, इंपोर्ट बुक फ्रॉम क्या होगा, कंपोनेंट्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है बुक। ये बात खुद ही बताता है, अभी पता नहीं कि इसको बीमारी है, सही है। तो आई थिंक ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अच्छा अब जो रिटर्न कर रहा है ना ये यहां पे, मैं इसको कहता हूं कि क्या रिटर्न करो, कौन सा कंपोनेंट रिटर्न करो, बुक। अब आप बुक के अंदर जो भी लिखेंगे वो पहले कहां पे आएगा, app.js, और app.js कहां जाएगा, इंडेक्स, और इंडेक्स किसके अंदर लिख रहा है, रूट में, और ये रूट कहां पड़ा हुआ है, पब्लिक के अंदर, index.html के अंदर, ये रहा div। इसमें एफ नहीं होना लाजमी। ये एक आपका स्टैंडर्ड मेथड है, सही है। अभी आप स्लोली स्टैंडर्ड मेथड पे आएंगे, आपके यहाँ पे आ गया, आप समझ रहे हैं कि कहाँ से गया, पहले आया कंपोनेंट्स के फोल्डर में से बुक उठ के आया, वो इंपोर्ट हुआ app.js में, app.js का पूरा कंपोनेंट बन के गया index.js में, index.js ने कहाँ पेंट करा दिया, रूट के अंदर। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको राइट क्लिक करें और इसको आप एलिमेंट्स में देख लें तो आपको div नजर आ रहा है, और इस div किसके अंदर है, बुक के अंदर। तो ये सारा क्या था, कंपोनेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब यहां पे आपको मैंने बताया था कि रीयूजेबल कंपोनेंट, अब यहां पे हम मल्टी लाइन लिख सकते हैं, तो ये तो मैंने बुक कितनी दफा लिखा, 5 मरतबा। आप खड़े हो, ये एरर दे रहा है, ये एरर किस वजह से दे रहा है, ये देखो ये एरर दे रहा है। हालांकि मैंने तो आपको बताया था कि आप मल्टी लाइन लिख सकते हो पैरेंथेसिस मार के, तो जब मल्टी लाइन भी है कंपोनेंट भी है तो क्या मसला है, एरर क्यों दे रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा, आपसे पूछे कोमा नहीं लगाया। नहीं कोमा नहीं, ये HTML है मेरे भाई, HTML में कोमा नहीं होता। क्या चेक करा दो, इसमें आ जाए। क्या हुआ, एरर क्यों नहीं आ रहा, एरर आ क्या रहा है, क्या बोल रहा है, लिखा हुआ भी है। अंग्रेजी पढ़ ले भाई, अंग्रेजी पढ़ ले, सामने लिखा हुआ। शॉर्ट की जरूरत है। अंग्रेजी पढ़ो, नहीं JSX एक्सप्रेशंस। अच्छा JSX क्या है, आप कितने दिनों बाद आए, अच्छा आप गाँव वाले हो, बड़े बड़े। JSX क्या है, ये हमारा स्कैनर JSP होती है, HTML होती है, सब कुछ होती है, इस वजह से हम इसको JSX JSX क्या है,
JSX क्या है? इसमें और जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क है? सिर्फ एक्स का फर्क है, जावास्क्रिप्ट में एक्स नहीं होता, इसमें एक्स होता है। ये फर्क है, बताओ क्या फर्क है? आपको याद है जावास्क्रिप्ट और JSX में क्या फर्क है? रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क है? बेसिकली मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ। हाँ, रिएक्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो जावास्क्रिप्ट में नहीं होती? नो आइडिया। एक मिनट, अभी बता दोगे? हाँ बता आ रहा है अभी। JSX और जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क है? सही है, JSX के अंदर HTML शामिल होती है, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML नहीं लिख सकते। सही है, यही फर्क रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट का भी है। सही है, आप जो रिएक्ट लिखते हैं ना, आपको लगता है कि आप लिख रहे हैं किसमें? जावास्क्रिप्ट में, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट नहीं होती, वो क्या होती है? JSX। JSX का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। आई थिंक आप पहले दिन नहीं आए थे जब ये क्लास शुरू हुई थी, तो मैंने इनको ना एक यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज करके दिखाई थी कि अगर आप यहाँ पे लिखो var ab it is equals to h1, क्या ये कोई पॉसिबल चीज है? क्या ये मुमकिन है कि मैं एक वेरिएबल में सेव करवा रहा हूं एक HTML का टैग? आई थिंक जल्जला है। वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है ना, तो आई थिंक थोड़ा सा हल्का सा दर्ज है। चलो, लेकिन वो माइनर ये वो आते रहते हैं, टेंशन नहीं लो। अभी तुम लोग रिएक्ट पढ़ो, रिएक्ट। ये तो ये रिकॉर्डिंग ना मैं रखूंगा यादगार के लिए ना, कि नीचे नीचे जल्जले आ रहे थे, हम लोग यहाँ रिएक्ट पढ़ रहे थे। अभी देखो, मैं इनको ये पढ़ा रहा था कि भाई नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जब आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई HTML का टैग सेव कराते हो ना, तो आप एंटर मारते हो तो जावास्क्रिप्ट आपको क्या एरर देता है? अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि वो बोलता है कि भाई ये क्या लिखा है तुमने, इसको मैं नहीं पहचानता। जावास्क्रिप्ट में ये चीज मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप रिएक्ट में यही काम करोगे ना, तो इसने देखिए कोई एरर नहीं दिया, काम मैंने सेम किया है, लेकिन रिएक्ट में कोई एरर नहीं आया, जावास्क्रिप्ट में एरर आया। क्यों? क्योंकि रिएक्ट आप किसके अंदर लिख रहे हो? बेसिकली JSX, और JSX बेसिकली क्या है? थोड़ी सी मॉडिफाइड जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को उन्होंने थोड़ा तब्दील करके उसके अंदर क्या है वो अपेंड करा दिए HTML, तो उसमें HTML लिखना मुमकिन है। तो यही फर्क है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में, कि JSX में या रिएक्ट में HTML शामिल है, जावास्क्रिप्ट में HTML नहीं है। बात समझ आ रही है? बैठ जाओ। अच्छा, वो जो भाई साहब थे यहाँ पर जिसको ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये जो एरर आ रहा है ना, ये छोटी मोटी अंग्रेजी लिखी हुई है, JSX expressions must have one parent element, इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन बोली थोड़ी देर पहले एक लफ्ज में कि इसको अब्बू की जरूरत है। सही है, तो इसको आप कोई ना कोई अब्बू दें, खाली अब्बू दे दें, कोई टेंशन ना ले, नाम अपनी मर्जी से रख लेगा। हाँ,
सही है। तो हमने इसको एक लावारिस अब्बू दे दिया है फंक्शन को कर दी प्रिटिफाई। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक पेरेंट एलिमेंट दिया, तो ये एरर रिमूव हो गया। ये एरर का ये मतलब था जो थोड़ी देर पहले आ रहा था, क्लियर कट अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव अ पेरेंट एलिमेंट, कि जो भी आप कंपोनेंट से चीज रिटर्न कराओगे उसका क्या होना चाहिए, एक पेरेंट एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। बात समझ आ रही है? आप एक पेरेंट एलिमेंट दे दें, उसके बाद आप उसके अंदर जो फनकारियां करें वो कहते हैं मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन उसको आपको क्या देना चाहिए, पेरेंट एलिमेंट देना लाजमी है। अच्छा, ये जो सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये रिएक्ट की। किसकी प्रॉपर्टी है? रिएक्ट की। या दूसरी जबान में हम इसको कहें ये किसकी प्रॉपर्टी है? JSX की। क्योंकि JSX रिएक्ट बेसिकली एक ही चीज है। रिएक्ट इस लाइब्रेरी का नाम है और JSX इसका सिंटैक्स का नाम है कि इसको लिखना कैसे। बात समझ आ रही है? आज की क्लास बहुत ज्यादा मजेदार रही। सही है, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। मुझे पता नहीं कि फीलिंग आ रही है कि अगली क्लास में आप बोलोगे नहीं आएंगे, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। सही है। हाँ, कल हम लोग ये करेंगे कि देखें, मैं अभी आपको बिठा देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कंपोनेंट क्या था, JSX क्या था, जैसा कि अभी आप देख रहे थे आपको नहीं आता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या था समझते हैं क्योंकि आप नई चीज पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट डे कल मैं यहाँ पे आऊंगा, आप लोगों को वही बात एक लिखूंगा कि आपने एक कंपोनेंट बनाना है, उस कंपोनेंट के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट होगा, उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक और चाइल्ड कंपोनेंट होगा, उसके अंदर ये डेटा होगा, इसके अंदर ये डेटा होगा, इसके अंदर ये डेटा होगा। सही है, वो आप अपने PCs पर जाकर उसको बनाएंगे।